बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। तो आज मैं आपको कंपैरिजन भी पढ़ाऊंगा जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था ना, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। बिल्कुल उसी तरह अगर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है तो इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। दोनों के फार्मूलाज में भी सिमिलैरिटी है। मैं एंड पे चल के जब इसका प्रूव करवाऊंगा ना तो फिर इसका कंपैरिजन भी करूंगा कि चैप्टर नंबर 12 में और चैप्टर नंबर 15 में कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर में दोनों के फार्मूलाज कैसे सेम है, दोनों में क्या क्या चीज़ों का फ़र्क है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा, आज के लेक्चर का नाम है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। अच्छा, पहले तो इंडक्टर को समझना ज़रूरी है, एनर्जी स्टोर को बाद में समझते हैं। तो आइए पहले इंडक्टर को समझते हैं। तो कंसीडर अ कॉइल। बच्चे, ये आपके सामने एक इंडक्टर शो किया गया है। ये कॉइल है जिसके साथ हमने एक स्विच, एक अदद बैटरी और एक रियोस्टेट अटैच किया है। ठीक हो गया। अब जरा आपने इस बात को गौर से सुनना है। मैंने इस कॉइल के साथ स्विच, वी कनेक्ट अ स्विच, बैटरी एंड रियोस्टेट। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे बैटरी करंट देना शुरू करेगी। रियोस्टेट, रियोस का मतलब है करंट, स्टेट का मतलब है कंट्रोल। तो रियोस्टेट इज द करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। बच्चे आप जरा तवज्जो कीजिएगा, जैसे ही करंट इंटर होगा ना तो ये करंट की डायरेक्शन है जो आपको रेड कलर के एरो से शो की गई है। सोलिनॉइड का राइट हैंड रूल तो आप जानते होंगे। होल्ड द सोलिनॉइड इन योर राइट हैंड, द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइनें जाती हैं सोलिनॉइड के अंदर, लेकिन बाहर होती हैं नॉर्थ से साउथ। अगर आपने चैप्टर नंबर 14 के ये लेक्चर सुने हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। बहरहाल रियोस्टेट हमने चैप्टर नंबर 13 में डिटेल में पढ़ा। ए और बी ये फिक्स टर्मिनल है और ये जो सी टर्मिनल है ना बच्चे, ये मूवेबल है, ये स्लाइडिंग टर्मिनल है। जैसे ही हम स्लाइडिंग टर्मिनल सी को बी पे लेके जाएंगे इधर, तो मुझे बताएं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, करंट जीरो होगा। अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी पॉइंट बी के ऊपर मौजूद है तो करंट जीरो है। जैसे ही आप स्लाइडिंग टर्मिनल सी को बी से ए की तरफ लेके आएंगे तो करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाना शुरू हो जाएगा, करंट बढ़ेगा। तो आपने पढ़ा है ना लेंज लॉ के अंदर, अगर करंट बढ़ेगा तो इसमें से गुजरने वाली लाइनें भी बढ़ेंगी, इट मीन फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि वो चेंज को अपोज करता है। तो इंड्यूस करंट, अगर करंट बढ़ रहा है ना, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो आप देखें कि सोर्स करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। दोनों करंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये इंडक्टर एक उसी तरह का बिहेवियर शो कर रहा है जिस तरह एक रेजिस्टर करता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि जब करंट हम जीरो से, जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी बी से ए की तरफ आएगा, रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाएगी, करंट बढ़ेगा, करंट जीरो से मैक्सिमम। जब करंट इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट उस सोर्स करंट को कम करने की कोशिश करेगा। तो इंडक्टर उसी तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह एक रेजिस्टर करती है। रेजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। बात समझ रहे? अच्छा, अब इसका उलट क्या है, अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी ए के ऊपर मौजूद है, जब आप ए से बी की तरफ लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होगा, इट मीन कि करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है। तो जब करंट कम होगा ना तो लेंज लॉ के मुताबिक अपोज करेगा। अगर बढ़ रहा है तो कम करने की कोशिश करेगा, अगर करंट कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा कैसे, सोर्स, जिधर को सोर्स करंट है ना, इंड्यूस करंट भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो अब ये इंडक्टर एक बैटरी के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है कि जब करंट बढ़ रहा है तो ये इंडक्टर एक रेजिस्टर के तौर पर बिहेव करता है, और जब करंट, ये करंट से मुराद सोर्स करंट है, जब करंट कम हो रहा है तो ये इंडक्टर एक बैटरी बन जाता है। बात समझ आ रही? लेकिन ये तो हम पढ़ रहे थे ना, अगर करंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम रियोस्टेट लगाएं ही ना,
सिर्फ ही बैटरी हो, तो याद रखेंगे डायरेक्ट करंट के केस में इंडक्टर एक कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है, और सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहते हैं। और याद रखेंगे इंडक्टर के अंदर एक बात काफ़ी मशहूर है, इट हेट चेंजेस। इसको चेंज से नफरत है, यानी कि चेंज से नफरत से मुराद अगर करंट बढ़ रहा है तो ये कम करेगा, अगर करंट कम हो रहा है तो ये उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। पता चला इंडक्टर एक रेजिस्टर के तौर पर भी बिहेव करता है और एक बैटरी के तौर पर भी। बात समझ गए? अच्छा, अब शुरू की थ्योरी के अंदर ये तो मैंने डिस्कस कर ली सारी बातें, प्रूव अभी हम शुरू करते हैं। लेकिन बच्चे याद रखिएगा इन दोनों का कंपैरिजन कैपेसिटर और इंडक्टर का मैं एंड पे चल के करूंगा। जिस तरह कैपेसिटर अपनी प्लेट्स के दरमियान एनर्जी स्टोर करता है ना इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट लाइक एज अ इंडक्टर कैन स्टोर द एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए जरा इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो अब जरा तवज्जो करें कि जब करंट इंक्रीज कर रहा है, हमारे केस में करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है ना, तो सोर्स करंट डाउनवर्ड है, इंड्यूस करंट अपवर्ड है। अब करंट बढ़ रहे हैं तो आपको इस चार्ज को इस इंड्यूस ईएमएफ करंट के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। यानी कि इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू W, V इज इक्वल टू, जरा इस चीज़ को बच्चे नोट कीजिएगा आप, V इज इक्वल टू W ओवर Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इक्वेशन अब हमने पढ़ रखी है, ठीक हो गया। अब V की जगह पे मैं लिखूंगा EL, एक ही कंडक्टर है ना, तो आपने पढ़ा ना जब दो होंगी कॉइल्स प्राइमरी और सेकेंडरी तो वो म्यूचुअल इंडक्शन है, अगर एक ही है तो सेल्फ इंडक्टेंस है। अब मैंने इसी से पिछले टॉपिक में सेल्फ इंडक्शन पढ़ा के आया हूं, तो V की जगह पे मैं लिखूंगा EL, सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू W ओवर डेल्टा Q, ठीक है। अब वर्क एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा Q इंटू EL। बात समझ आ गई? तो बच्चे वर्क को ही मैं एनर्जी का नाम दूंगा, इसकी जगह पे मैं E लिख सकता हूं, ठीक है, डेल्टा Q। और आपको याद है बेटा सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन क्या होती है, -L, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे इधर, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र करेंगे, -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। अब ये इस चीज़ का प्रूफ हम पिछले ही लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। तो बेटा ज़रा तवज्जो करें, इस एनर्जी को आप E इज इक्वल टू डेल्टा T को इसके नीचे लें, तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T L इंटू डेल्टा I। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो टर्म आपके पास बन रही है ना बेटा, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट, और डेल्टा I दिस इज कॉल्ड चेंज इन करंट। अब दोनों में फ़र्क है, आप देखें करंट 0 से मैक्सिमम तक जा रहा है, तो मैं एवरेज करंट बेटा कैसे निकालूंगा, सो I और I के नीचे मैं लिख देता हूँ AVE, एवरेज। इनिशियल करंट 0 था, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है, तो करंट 0 से इंक्रीज कर रहा है। अब इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करें, 2 पे तकसीम कर दें, तो एवरेज करंट आपके पास आ जाएगा 1/2I, 1/2I, ठीक हो गया। एवरेज करंट आ गया, दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट। और डेल्टा I क्या है, चेंज इन करंट, और चेंज इन करंट निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, I माइनस 0। हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जब इंडक्टर रेजिस्टर के तौर पर बिहेव कर रहा है, तो I माइनस 0 क्या आ जाएगा, I। तो अब एवरेज करंट भी आ चुका है और चेंज इन करंट भी आ चुका है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो अबव इक्वेशन बिकम्स E इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की जगह पे क्या लिखेंगे, जिसको मैंने एवरेज करंट का नाम दिया है, 1/2I, 1/2I L, और डेल्टा I की जगह पे चेंज इन करंट I माइनस 0, तो ये I आ जाएगा। तो बेटा ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आपकी बुक वाले ने इस एनर्जी को UM का नाम दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, तो 1/2 L कॉन्स्टेंट है, I इंटू I स्केयर। तो ज़रा इस इक्वेशन को आपने हाईलाइट करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 1/2 L I स्केयर।
तो मैंने आपको कहा था ना, अगर आपको याद हो तो मैं इधर कंपैरिजन लिख भी देता हूँ साथ में। क्या आपको याद होगा कैपेसिटर के केस में आपने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 के अंदर? बेटा आपने पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ साथ साथ। और चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम इंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 1/2 Li स्क्वायर। तो आपने गौर किया 1/2 दोनों में आ रहा है। इधर C से मुराद कैपेसिटेंस, L से मुराद इंडक्टेंस, इधर C कांस्टेंट, इधर L कांस्टेंट, इधर ये पोटेंशियल वेरिएबल के तौर पर है, इधर करंट वेरिएबल के तौर पर है। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना 1/2 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल का स्क्वायर। बात समझ आई? तो ये बातें आपने याद रखनी है। इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा एनर्जी का 1/2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का स्क्वायर। अब ये स्पेलिंग आपने पूरे लिख लेने वेरिएबल। तो 1/2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला है। तो 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Li स्क्वायर, ये कैपेसिटर में पढ़ा, अब ये इंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारा कंसर्न तो इसी फार्मूले से है ना। तो बच्चे जरा इस चीज़ को नोट कीजिएगा। तो जी बेटा अब ये फार्मूला आ गया 1/2 Li स्क्वायर। अब मैं L की वैल्यू निकालूंगा, फिर I की, फिर दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो जी अब हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर L, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ये मैंने हेडिंग लगा दी है, सेल्फ इंडक्टेंस की कैलकुलेशन है। बच्चे आपने अभी इसी से पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के या फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। फॉर जनरल क्या आ जाएगा? फॉर जनरल ये हमने सेल्फ इंडक्शन के अंदर ये बातें पढ़ी हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एल आई। तो हमने तो एल निकालना है ना, तो एल क्या आ जाएगा एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। बात समझ आई? एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई, आई मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी फार्मूला एन। अब बेटा आपको याद है ना, हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए। तो फाई की जगह पे फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा बी ए ओवर आई। तो मैंने फ्लक्स की वैल्यू पुट कराई बी ए। अच्छा जी एल इज इक्वल टू एन। और अभी हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर इसी से पिछले लेक्चर में, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो बेटा उसमें बी की वैल्यू क्या हमने पढ़ी थी आपको याद होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई। तो बी की वैल्यू मैंने पुट कराई म्यू नोड एन आई, साथ में ए एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय आई। क्या टर्म कैंसिल हो जाएगी जी, आई से आई कैंसिल हो गया, करंट से करंट कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा एल इज इक्वल टू एन म्यू नोड स्मॉल एन इंटू ए। अब ये बात भी आपने पढ़ रखी है कि स्मॉल एन किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ छोटा सा, कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इधर से हमने वैल्यू पुट करवानी है कैपिटल एन की। तो कैपिटल एन किसके इक्वल आ जाएगा एन एल के। तो क्या लिखेंगे एल इज इक्वल टू कैपिटल एन की जगह पे एन एल म्यू नोड एन ए। तो इसको रीअरेंज कर लें जी, एल इज इक्वल टू म्यू नोड एन इंटू एन, एन स्क्वायर ए एल। तो मैं इसको ब्रैकेट में अलग लिख रहा हूँ, उसकी वजह आपको बताता हूँ कि ए एल को, ये सारा तो एक ही टर्म है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एल की वैल्यू आ गई बेटा म्यू नोड एन स्क्वायर इंटू ए एल। ज़रा इस चीज़ को आप नोट करें। तो जी बेटा एल की वैल्यू हमने निकाल ली, आपको याद है ना, अब करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हेडिंग लगाएंगे फॉर आई। तो अब करंट की वैल्यू के लिए सिंपल कैलकुलेशन है जी, क्या फार्मूला पढ़ा हुआ हमने सोलिनॉइड का, बी इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई। तो इधर से आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नोड एन। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे।
तो ये मेरे पास आ गई जी करंट की वैल्यू। तो अब करंट की वैल्यू भी आ चुकी है और ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ इससे। तो ये हमारे पास L की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, L और I की वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो क्या आ जाएगी बच्चे इक्वेशन नंबर 1, UM इज इक्वल टू 1/2, UM इज इक्वल टू 1/2, L की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नोड N स्क्वायर इंटू AL, म्यू नोड N स्क्वायर इंटू AL। और I की जगह पे क्या लिखेंगे, ये I की वैल्यू पुट करवाएं, B ओवर म्यू नोड O इंटू N। अच्छा अब देखें I का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे, तो रीअरेंज करें जी, इसको स्क्वायर को ओपन करें, UM इज इक्वल टू 1/2 म्यू नोड N स्क्वायर AL, स्क्वायर ओपन करें, B स्क्वायर ओवर म्यू नोड का स्क्वायर इंटू N स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया है, क्या चीज़ें कट जाएंगी ज़रा देखें, N स्क्वायर से N स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू नोड से एक म्यू नोड कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, UM इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर ओवर 1/2 B स्क्वायर ओवर एक म्यू नोड कैंसिल हो गया था ना, ओवर म्यू नोड, और साथ में AL एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला आ चुका है जी, एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नोड इंटू AL। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा था ना मैं आपको कैपेसिटर और इंडक्टर को कंपेयर भी करूँगा, तो एंड पे हमने करना था, लेकिन मैं साथ साथ अब ये भी बता रहा हूँ। देखें कैपेसिटर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 12 के अंदर, 1/2 एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर इंटू AD। चैप्टर नंबर 12 के अंदर कैपेसिटर के केस में हमने C और V की वैल्यू पुट करवाने के बाद, तो अब इसका आंसर क्या आया, UM इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नोड इंटू AL। अच्छा ज़रा तवज्जो कीजिएगा, परेशान नहीं होना, ये इधर मैं एप्सिलॉन R भी काट रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी है, जब मीडियम आ जाएगा 1/2 ठीक हो गया, इधर एप्सिलॉन नोड है इधर म्यू नोड है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। इधर कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर AD था कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया, D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, AD वॉल्यूम जिसको कहते हैं, इधर AL है, ये भी वॉल्यूम है। वो जो हम लिखते हैं ना एप्सिलॉन R, अच्छा मैं अगली ही इक्वेशन में लिखता हूँ, ये देखें 1/2 एप्सिलॉन नोड, जब मीडियम आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर इंटू AD, जब मीडियम आ जाएगा। तो इधर हम मीडियम का जिक्र कर नहीं रहे, लेकिन अगर मीडियम आएगा तो इसकी इक्वेशन चेंज होगी। ये हम उस वक्त पढ़ रहे हैं जब इस इंडक्टर की कोर के अंदर कुछ भी नहीं है, एयर है, वैक्यूम है। तो बच्चे अगर मीडियम रखेंगे ना तो ये इक्वेशन बनेगी 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नोड, इधर था ना एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R, इधर आ जाएगा म्यू नोड म्यू R, बात समझ आई, इंटू AL। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ज़रा आप लोग तवज्जो से इसको नोट कीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये तो मैंने कंपैरिजन किया कैपेसिटर और इंडक्टर का। तो ये देखें ये जनरल टर्म आ गई, ये अब तीन इक्वेशनें हैं, 1/2 E स्क्वायर 1/2 LI स्क्वायर। ये तब है जब वैक्यूम है, ठीक हो गया, और ये तब है जब मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशनों को मैंने कंपेयर कर दिया आपके सामने। तो जी बटे अब ये तो आ गई एनर्जी, अब हम निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो आपको याद है ना, किसी भी चीज़ को एरिया से या वॉल्यूम से तकसीम करें तो उसको डेंसिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, इधर हम लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। अब एरिया से हम करते हैं
2D चीज़ों को डिवाइड करता है एरिया से और 3D को करते हैं वॉल्यूम से। तो बच्चे क्या आ जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू, इधर मैं लिखता हूँ एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू एनर्जी ओवर वॉल्यूम, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अब एनर्जी का फार्मूला ये जो अभी हमने निकाला 1/2 बी स्केयर ओवर म्यू नोड इंटू ए एल। तो वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो ए एल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है ना मीटर स्केयर और लेंथ का होता है मीटर, मीटर स्केयर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो ए एल से ए एल कट जाएगा, ए एल से ए एल कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 1/2 बी स्केयर ओवर म्यू नोड। तो ये आपके पास आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। यानी कि अगर ए एल साथ में लिखा है तो वो एनर्जी है, और अगर ए एल साथ में नहीं लिखा तो वो एनर्जी डेंसिटी है। बच्चे इसका यूनिट क्या होगा एनर्जी डेंसिटी का, बताएंगे आप? एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो जूल को तो आप न्यूटन मीटर भी लिखते हैं ना, ओवर मीटर क्यूब। बात समझ आई? मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो विच इज इक्वल टू Nm-2, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो जूल पर मीटर क्यूब या Nm-2 विच इज इक्वल टू पास्कल, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो ये तो था बेटा आज का लेक्चर। आई होप कि ये आपको सारी डेरिवेशन और ये सारा इसका इंट्रोडक्शन और ये सारी बातें मैंने आपको कैपेसिटर और इंडक्टर को कंपेयर भी किया। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।